नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार एक बार पुनः आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम रैंकर्स में। तो साथियों, अब हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हो जाओ। सभी लोग बढ़िया तरीके से मेहनत करो क्योंकि यूपीपी का री एग्ज़ाम आपको अब बिल्कुल खोपड़ी पे लगा हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल अब शॉर्ट क्लासेस मिलेंगी आपको, बिल्कुल वन शॉट एक चैप्टर कंप्लीट वाली क्लासेस होगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में हम इन क्लासेस को देंगे जिससे आपका समय बच सके और बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी में होता है क्रिया, ठीक। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हमें इनका कॉन्सेप्ट सीखना है। ये मतलब नहीं रखना है कि क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन ऑटोमेटिक हम सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है 2 वीडियो में हम ये क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर हमारा, जिसका नाम क्या है, क्रिया। तो सबसे पहले इस शब्द के बारे में समझते हैं, ये क्रिया क्या है और यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। सबसे पहले जो ये क्रिया शब्द लिखा दिख रहा है आपको, इसके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि क्रिया वास्तव में क्रिया क्या है, ठीक। तो क्रिया, सबसे पहले जो ये क्रिया शब्द है, इसका हमें शाब्दिक अर्थ समझना है। अगर बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते रहेंगे, बाद में कि हम अपना काम कर रहे हैं। तो जो क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, करना, ठीक। करना या कार्य, ठीक। कार्य को जब हम करेंगे वही करना होता है, ठीक। दूसरी बात करें, ये जो क्रिया है, ठीक, ये कैसा शब्द है। सबसे पहले क्योंकि हम लोग विकारी शब्द जानते ही हैं, तो ये कैसा शब्द है, ये विकारी शब्द है। कैसा है, विकारी शब्द है आपका। क्या, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। विकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर आपका क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वो विकारी शब्द होते हैं, जो कि आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। इतनी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन इसमें जो ये क्रिया है, इसमें विकार उत्पन्न कितने आधार पर होता है, ये भी आपको बात याद रखनी। तो जो इसमें विकार उत्पन्न होता है, नई नई चीज आपको सीखने मिलेंगी। विकार उत्पन्न जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर होगा, आपका लिंग के आधार पर हो जाएगा और वचन के आधार पर, ठीक। लिंग, वचन, यहां पर जो ये क्रिया शब्द है, इसमें कभी भी कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। ये भी बात आपको नोट रखनी है। क्या, कारक के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। कारक के आधार पर परिवर्तन आपका नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यूपीएसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि क्रिया में किसके आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार, विकार का अर्थ ही होता है, विकार का अर्थ क्या होता है ये आप लोग समझ रहे हैं। अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। तो जिसमें कारक के आधार पर आपका क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, वो शब्द क्या होता है, आपका क्रिया कहलाता है। बताओ यहां तक की बात समझ गए तो ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, विकारी शब्द है, ठीक है। और दूसरी बात करें, क्रिया होता क्या है बेसिकली। जो क्रिया है, ये इससे किसी के कार्य होने या करने का बोध होता है, ठीक। किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्रिया, तो क्रिया क्या होता है, जिससे किसी का कार्य के, जिससे, क्या कहेंगे, जिन विकारी शब्दों से, जिन विकारी शब्दों से, जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य का, भी कार्य का करना या होना पाया जाए, कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, तो ऐसे विकारी शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्रिया जो है, जो बेसिकली ये क्रिया शब्द है, यहां से देखें, ये क्रिया शब्द है, ये आया कहां से, इतनी बात हमें याद रखनी। तो क्रिया, ये शब्द कहां से आया, तो क्रिया कहते किसे हैं, देखो, धातु, क्या, किसे, धातु। जब हम धातु में प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है,
या कहते हैं मूल धातु में क्या कह सकते हैं, जब हम मूल धातु में क्या जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं। मूल धातु में प्रत्यय जोड़ देते हैं, मूल धातु में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, क्रिया। मूल धातु में प्रत्यय जोड़ देने से हमारा निर्माण होता है क्रिया। और एक और प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो यहीं से देखो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। तो यहीं से अगर हम बात करें, क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इतनी बात समझ गए होगे आप कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात इतनी समझ गए। जब धातु में हम क्या प्रत्यय जोड़ दें, जैसे यहीं से हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहां पर हम लिख दें चल, क्या लिख रहे हैं, चल, और चल में प्रत्यय जोड़ दें ना, तो आपका क्या हो गया, चलना। क्या हो गया, चलना। चल ये आपका क्या हो गया, धातु। चल क्या हो गई, धातु हो गई। ना क्यों आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। और ये चलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। चलना क्या हो गई, क्रिया। यही बात होती है कि जो क्रिया में या मूल धातु में हम क्या ऐड करते हैं, प्रत्यय ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है। बताओ बात यहां तक की क्लियर हुई कि नहीं। इतनी बात आप समझ गए, उम्मीद है, विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको हमने धातु समझा दिया कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। और जब हम धातु में कोई भी प्रत्यय जोड़ दें, या ना प्रत्यय, मेन बेसिकली जो हम जोड़ते हैं वो सबसे पहले क्या जोड़ते हैं, ना प्रत्यय। तो ये हो गया आपका प्रत्यय, ये हो गई आपकी धातु, और ये हो गई आपकी क्रिया। बताओ यहां तक की बात क्लियर। जब धातु में हम प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाती है, क्रिया। तो चलो यहां तक की बात समझ गए। अब देखो हम क्रिया का वर्गीकरण करते हैं, क्रिया का वर्गीकरण। तो जो हम क्रिया का वर्गीकरण करते हैं वो हम इसका किताबों में आप 2 पढ़ते होंगे, लेकिन इसको मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। क्रिया को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। देखो भाई किन किन भागों में बांट लेंगे। तो सबसे पहली बात, एक तो होता है आपका क्रिया किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। किसके, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और तीसरा इसका हम वर्गीकरण करते हैं आपका काल के आधार पर। किसके आधार पर, काल के आधार पर, काल के आधार। देखो जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जैसे यूपीपी का एग्जाम हुआ, री एग्जाम होना है, बहुत सारे वनडे एग्जाम होते हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रश्न बना लेता है कर्म के आधार पर क्रिया से पूछता है। कर्म के आधार पर हमारी एक क्लास होगी जो कि आज हम खत्म करेंगे। प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर दूसरी क्लास होगी जिसमें हम आपको समझाएंगे, क्योंकि प्रयोग या रूप के आधार पर ये आपके थोड़ा डिटेल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्रियाएं होंगी, उनको एक एक करके हम 1 बाय 1 बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे। काल के आधार पर समझ लेते हैं, जैसे कहते हैं वर्तमान कालिक क्रिया, यहां पर हो जाएगा। अगर क्रिया वर्तमान में हो रही है तो वर्तमान कालिक हो जाएगा, वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया हो चुकी है तो भूतकालिक क्रिया होगी। कौन सी होगी, भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। अगर भविष्य में होनी होगी तो भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगा, भविष्य कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। यहां पर इसके हम 8 प्रकार पढ़ने के बाद उसमें एक संयुक्त क्रिया होगी, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग कर्म के आधार पर क्रिया को निपटा लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो कर्म के आधार पर आपकी क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है कौन सी, अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। और दूसरी आपकी कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है,
सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और यही जो सकर्मक क्रिया है ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। कैसी होती है? एक कर्मक होती है और आपकी द्विकर्मक होती है। एक कर्मक और द्विकर्मक, इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे। एक कर्मक और द्विकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर नंबर एक हमने बांट दिया, कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया आपकी दो प्रकार की है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, दूसरा हमने काल के आधार पर विभाजन कर दिया, और काल के आधार पर तीन काल होते हैं, वर्तमान में हो रही है, हो चुकी होगी या होनी होगी। ठीक है, तो इनको वर्तमान, भूत और भविष्य में बांट देते हैं। इनको भी हम तीन टाइम में बांटते हैं, वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक और भूतकालिक। प्रयोग और रूप के आधार पर हम लोग इसकी एक अलग से क्लास देखेंगे। आज हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझने वाले हैं कि क्रिया का जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे क्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देख लिया है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जो कि आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन आज के बाद आप क्रिया में जो यहाँ से सकर्मक और अकर्मक क्रिया से क्वेश्चन आएगा वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब जो आपकी अकर्मक क्रिया है, सबसे पहले हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, और आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए। 20-20, 25-25 मिनट की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हिंदी की। ठीक है, अकर्मक क्रिया, देखो नाम से ही विजित हो रहा है, जो आपको यहाँ पर अकर्मक दिख रहा है, ये नाम से ही विजित हो रहा है कि क्रिया कैसी है। ठीक है, तो इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, आ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, आ मतलब नहीं और कर्म का मतलब कर्म। तो इसको अगर हम थोड़ा परिभाषित करने का प्रयास करें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगी वो चीज। अगर हम बात करें, जब किसी वाक्य में, क्या कहेंगे, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया बिना कर्म के, बिना कर्म के प्रयुक्त होकर, बिना कर्म के प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ बताती या पूर्ण अर्थ का बोध कराती है, पूर्ण अर्थ का बोध कराती है। कहने का तात्पर्य है, वाक्य में आपका जो वाक्य होगा उसमें क्रिया प्रयुक्त होगी, और वो क्रिया बिना कर्म के होगी, फिर भी उस वाक्य का अर्थ हमें पूर्ण समझ में आएगा। वो क्रिया आपकी कौन सी होती है? अकर्मक। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर अकर्म, यहां पर जो भी वाक्य दिया होगा उसमें आपका क्या नहीं होगा, उसमें आपका कर्म नहीं होगा। जैसे उदाहरण से हम लोग समझ लें, जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो हम लिख लें, जैसे उदाहरण में हम लोग समझें कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाद में हम आपको इसको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसे आप लोग ट्रिक कह देते हो, उसके माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे अकर्मक क्या होती है और सकर्मक क्या होती है। जैसे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है, रो रहा है। जब हम यहाँ पर क्या, किससे, किसको, कौन, इस तरीके से लोग मैच करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले रो रहा क्रिया है, बच्चा कर्म, बच्चा क्या है, करता है, कर्म कहीं नहीं दिख रहा है, आपको कर्म कहीं नहीं दिख रहा है, तो सीधी सी बात, बच्चा रो रहा है। अगर जैसे हम उत्तर निकालने का प्रयास करें, बच्चा क्या रो रहा है, अच्छा रोना, क्या रो रहा है, पता ही नहीं लग रहा, तो कर्म है ही नहीं, तो क्रिया जैसे और हम लिख दें। अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चे क्या लिखते हैं हम, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब यहां आप समझ रहे होंगे, जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करना है इसमें कौन सी क्रिया होगी। वैसे इसमें आपकी क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है।
बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। देखो यहां पर क्या है, जैसे बच्चे हो गया, ये करता है, और खेल रहे हैं क्या है, क्रिया है। अब बहुत सारे हमारे ज्ञानी पुरुष साथी जो होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि मैदान कर्म है। देखो जब भी माध्यम दिया हो, जैसे मैदान में, जल में, वायु में, आकाश में, जैसे कहते चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं, तो आकाश में कर्म नहीं है, क्या है, एक स्थान है। स्थान की बात कर रहा है कि वहां खेल रहे हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बच्चे मैदान में भी खेल सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ लेना, क्या खेल रहे हैं, कौन खेल, जैसे क्या से हम बात कर रहे हैं, क्या से उत्तर पूछेंगे अगर मिल जाए, क्या से अगर उत्तर आपका मिलता है तब आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कहते हैं बच्चे मैदान में गेंद खेल रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं कि बच्चे मैदान में गेंद खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। क्या से आंसर मिला। जब आपको क्या से आंसर मिल जाएगा तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, कर्म दे रखा होगा। इसमें आपका कर्म नहीं दे रखा है। जैसे एक उदाहरण और हम लोग यहां से ले लें, जैसे कहते हैं चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं, या कहते हैं चिड़िया आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अगर हम यहां क्या से आंसर निकलवाएं इसका, चिड़िया क्या उड़ रही है, नहीं आंसर मिला। सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है, जब आंसर आपको क्या से ना मिले तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहां कर्म है ही नहीं। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, देखो आकाश में ये स्थान है, ये क्या है, स्थान है, माध्यम है, ठीक है, इतना याद रखना। और चिड़िया क्या है, आपका करता है। अगर हम कह दें कौन उड़ रही है, अगर कहते कौन उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है। कौन उड़ रही है, चिड़िया। लेकिन क्या उड़ रही है, क्या और कौन से जब जवाब करेंगे, क्या और कौन से, ठीक है। तो कौन उड़ रही है, सीधी बात, कौन उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, लेकिन क्या उड़ रही है पता ही नहीं है। सीधी सी बात। एक अब यहीं पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जहां से आप बिल्कुल भी कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर। जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर, कर्ता पर पड़ता है या पड़े, तब क्रिया अकर्मक होगी, तब क्रिया अकर्मक होगी, तब क्रिया अकर्मक होगी। ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी, ये सबसे रामबाण इलाज है इसका, अकर्मक क्रिया का। अरे जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, किस पर पड़ेगा, कर्ता पर, कर्म पर नहीं पड़ेगा। और कर्म पर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां कर्म दिया ही नहीं होगा। जब कर्म दिया नहीं होगा तो सीधी सी बात, चिड़िया कौन उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या उड़ रही है, कोई आंसर नहीं मिला। कौन से मिला है, क्या से मिलना चाहिए, तभी वो क्या जो होगा वही कर्म होगा। बात इतनी समझ में आ गई होगी 100%, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। जैसे अब होती है आपकी, आ जाती है कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखो यहां से आपको सब दिख रहा है, सा मतलब साथ में, कर्म का मतलब कर्म, सा मतलब साथ में, और कर्म का मतलब कर्म। जब क्रिया के साथ में क्या हो, जब क्रिया के साथ में आपका कर्म दिया होगा तो क्रिया हमेशा कैसी होगी, सकर्मक होगी। ये बात आप लोग जान रहे होंगे पहले से ही, ठीक है। और हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे, तो सीधी सी बात है, जब क्रिया, क्या कहते हैं, जब वाक्य में, जब वाक्य में क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर, कर्म के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराती है, पूर्ण अर्थ का बोध कराए, या पूर्ण अर्थ बतलाए, बोध कराए।
इतनी बात आप समझ गए। या दूसरी शब्दों में कह सकते हैं, जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो आपका क्या होगा, हमेशा हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। और क्या और कौन, क्या और कौन से जब हम आंसर प्राप्त करेंगे तो दोनों से अलग अलग आंसर मिले तो आपकी हमेशा क्रिया कौन सी होगी, तो आपकी क्रिया हमेशा होगी कौन सी, सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे यहीं से बात करें, जैसे हम लिख लें, उदाहरण समझें कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर हम दोनों चीजों से आंसर निकलवाएं, क्या और कौन। ठीक, क्या और कौन, ये तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, बाद बाकी आपको दिख ही रहा होगा। अगर हम करें क्या पढ़ता है, अगर हम आंसर निकलवाएं कि क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है आपको पता है, पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है आपको, आप पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। कौन पढ़ता है, राम। जब सकर्मक क्रिया होगी तो यहां से एक नोट पॉइंट आप लिख लेना, नोट पॉइंट एक आपको याद रखना है, इन दोनों से, इनसे, इनसे जब, इनसे जब अलग अलग, इनसे जब अलग अलग उत्तर प्राप्त हो, अलग अलग उत्तर प्राप्त हो, जब क्या और कौन से हमारे अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे तो हमेशा क्रिया कौन सी होगी, तो हमेशा क्रिया आपकी होगी सकर्मक। बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो आपकी क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ये बात आप गांठ बांध लेना। इतनी बात अगर आपके दिमाग में बैठी रहेगी तो आपका क्रिया सकर्मक क्रिया कभी भी गलत नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या और कौन से अलग अलग उत्तर मिल जाएं, सकर्मक क्रिया होती है। राम क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। और पढ़ता क्या है, क्रिया। और यहां पर आपको कर्म मिल गया, क्या पढ़ रहा है, बोलो पुस्तक। तो ये आपका हो गया कर्म और राम हो गया आपका कर्ता। बोलो बात क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं सकर्मक क्रिया को। ठीक है, आपकी जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है। एक कर्मक, कौन कौन सी, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। तो जो आपकी सकर्मक क्रिया है वो आपकी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, एक कर्मक और द्विकर्मक। आपकी एक कर्मक संयुक्त एक कर्मक और आपकी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इन दोनों को हम पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात है, समझना है आपको, नाम से ही समझ में आ रहा हो, इसमें कुछ नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग। एक कर्मक क्या होगा, जब क्रिया के साथ, जब क्रिया के साथ, जब क्रिया के साथ केवल एक कर्म प्रयोग होता है, केवल एक कर्म प्रयुक्त होता है, केवल एक कर्म प्रयुक्त होता है, केवल एक कर्म प्रयुक्त होता है। और जब, जब क्रिया के साथ, जब क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। बट इसमें कुछ कहानी हमें समझनी है, उसको हम समझ लेंगे। एक कर्मक सीधा सीधा हो, जैसे लिखते हैं हम, इसको यहां पर समझ लेते हैं। द्विकर्मक को अगली स्लाइड पर समझ लेंगे। हमारी क्लास आज यहीं पर एंड हो जाएगी। देखो, जैसे यहां पर लिखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या कहते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर एक कर्म है, ये आपका क्या है, पुस्तक पढ़ता है। एक कर्म है, तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया। और क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। द्विकर्मक पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, एक दो बिंदु समझ लेते हैं, बाद बाकी द्विकर्मक से प्रश्न बन सकता है। अगर हम बात करें द्विकर्मक क्रिया,
क्या, द्विकर्मक क्रिया। तो जो द्विकर्मक क्रिया आपकी है, देख लीजिए इसमें कर्म दो होंगे, ये बात आप लोगों उतनी देर से सुन रहे हैं, लेकिन एक चीज और समझ लेना है, यहां पर कर्म कैसे होंगे, कर्म दो होते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे लिखते हैं अध्यापक ने, उदाहरण से समझ लें, जैसे हम कहते हैं अध्यापक ने बच्चों को, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। देखो यहां पर एक चीज समझ लो, और इतनी बात समझ के तो कोई दिक्कत नहीं। एक कर्म क्या है, बच्चों को, एक क्या है पाठ, एक क्या है पाठ, पढ़ाया क्या है, ये क्रिया। एक एक चीज समझना, अध्यापक क्या है, कर्ता। देखो अगर एक एक पॉइंट आप समझ जाओगे तो कहानी बढ़िया बनेगी, ठीक है। ये आपका अध्यापक क्या हो गया, कर्ता, ये बच्चों को पाठ पढ़ाए, दोनों क्या हो गए, कर्म, पढ़ाया क्या होगा, क्रिया। अब देखो प्रश्न कैसे कैसे बने हुए हैं वो हमें समझने हैं। पहला जो कर्म होगा वो हमेशा सजीव होता है, यहां पर हम लिख दें पहला कर्म, पहला कर्म कैसा होगा, सजीव होगा। देखो सजीव हो गया, परसर्ग सहित, देखो बच्चों को लगा, ये को क्या है, परसर्ग है आपका, क्या है, परसर्ग होगा, तो ये परसर्ग सहित होगा। कैसा होगा, परसर्ग सहित। ये प्रश्न आए हुए हैं, आपको याद रखना है। और कैसा होता है, गौड़ होता है, ये कैसा होता है, गौड़ होता है। वाक्य का प्रभाव पहले वाले कर्म पर स्पष्ट नहीं दिखता है, हमेशा दूसरे वाले पर दिखता है, ठीक है। तो पहला कर्म की कहानी हो गई, और जो दूसरा कर्म हुआ, ठीक है, क्या होगा, दूसरा कर्म। तो जो आपका दूसरा कर्म होगा ये हमेशा कैसा होता है, निर्जीव होता है। दूसरा कर्म कैसा होगा, निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा, परसर्ग रहित होगा, और कैसा होगा, मुख्य होगा, मुख्य कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा दूसरा वाला कर्म, ठीक है। पहले कर्म की कहानी क्या है, देखो यही बात आपको समझनी थी, और जो कि आपको समझ लो, पहला कर्म, ठीक, और जो आपका दूसरा कर्म, दूसरा कर्म हमेशा कैसा होता है, दूसरा कर्म हमेशा निर्जीव होता है, परसर्ग रहित होता है, और मुख्य कर्म होता है। क्योंकि देखो अगर ये वाक्य पढ़ें, अध्यापक ने बच्चों को क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, ठीक, तो ये वाला जो आपका दिख रहा है ये कैसा है, दूसरा कर्म है, ठीक, जिसके हम मुख्य कर्म बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य, इसको क्या बोलेंगे, गौड़। और एक बात समझ लो यहीं से, ये देखो बच्चों को, इसके साथ में ये क्या लगा हुआ है, ये है परसर्ग है, क्या है, परसर्ग है। तो इतनी बात ये ध्यान रखना, जो द्विकर्म क्रिया होती है, यहां पर कर्म दो प्रयोग होंगे। पहले वाला हमेशा कर्म कैसा होगा, सजीव होगा, दूसरा वाला कैसा होगा, निर्जीव होगा, लेकिन मुख्य कर्म कौन सा होगा, दूसरा वाला ही होगा। इतनी बात समझ गए होगे। आप अभ्यास करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, आपके पास टेक्स्ट बुक हो उससे अभ्यास करिए। जितने कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं, जितने कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए उनको उसमें फॉलो करके आप क्वेश्चन लगाएंगे, 100% उम्मीद, विश्वास, बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं बचेगा। यदि कर्म के आधार पर क्रिया आती है, इसको एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख लो, प्रॉपर इसका नोट्स बना लो। जितनी चीजें इसमें हमने तुम्हें करवाई हैं, जितनी चीजें आज इतनी करवाई हैं, अगर यदि इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो आप लोग बिल्कुल PDF प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको करवाएंगे वो हम आपको करवाएंगे क्या, प्रयोग के आधार पर क्रिया, ठीक है। प्रयोग के आधार पर हम क्रिया करवाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास होगी। और उसमें भी आपका जितनी नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, सजाती क्रिया, सहायक क्रिया, जितनी भी हैं, सामान्य क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियो 15, 20, 25 मिनट के, शायद आज ही हो गया होगा, लगभग 30 मिनट का तो हो ही गया होगा। तो आपको 25, 30 मिनट के वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। आप लोग इसका फायदा उठाइए। यूपी पुलिस री एग्जाम हो चाहे SSC GD हो,
जहाँ पर भी हिंदी आती है उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो तुरंत अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथियों को भी इस चैनल से जोड़ें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।